नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एमकेएस माइसनी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पदार्थ विज्ञान की लेक्चर सीरीज चला रहे हैं। हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अपलोड कर दी। फर्स्ट में हमने बात की थी रूपरेखा की, किस तरीके से स्टडी करनी है, क्या क्या सिलेबस में ये। सेकंड में हमने बात की थी आयुर्वेद और आयु के भेद की। थर्ड में हमने बात की थी सिद्धांत, और सिद्धांत के जो 4 प्रकार हैं वो। और लास्ट में हमने जल्दी जल्दी में आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों का परिचय एवं महत्व ही हमने बताया था कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है, आपको आंसर क्या लिखना है। लेकिन काफ़ी स्टूडेंटों के कमेंट्स आए थे सर कि जल्दी जल्दी नहीं पता कि आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों का जो परिचय और महत्व है वो बड़े क्वेश्चन में आता है। 10 से 15 या 20 नंबर में क्वेश्चन आता है, जो भी अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग क्वेश्चन आता है। जो लास्ट का 10 नंबर का आता है, जैसे राजस्थान में, कर्नाटक में और ज़्यादा नंबर का आता है, 15 या 20 नंबर का। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से अलग अलग नंबरों के क्वेश्चन आते हैं। तो हम बात करेंगे आज आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों का परिचय और महत्व। तो आपको जब क्वेश्चन आता है कि आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, तो बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें लिखना क्या है, इसको समझना क्या है। तो वीडियो शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज मैं बुक की पीडीएफ से स्टडी करा रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड पे लिखने में काफ़ी समय बर्बाद होता है। जो जैसे अपन ने आयु किया था और आयु के भेद किए थे, उसमें हमने 20 से 25 मिनट का वीडियो कवर कर लिया था, ओनली दो टॉपिक। लेंथी सिलेबस है तो हम पीडीएफ से स्टार्ट करेंगे ताकि जल्दी जल्दी सिलेबस हो सके और आप लिख सकते हो आराम से। काफ़ी अच्छा दिखेगा। आपकी जो वीडियो रेजोल्यूशन है यूट्यूब की, उसको अच्छी क्वालिटी रखिए, आप अच्छी तरीके से लिख सकते हो। आपको क्या क्या लिखना है वो मैं आपको बताता रहूँगा अंडरलाइन करते हुए, तो आराम से समझना। तो आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में हमने पिछली क्लास में भी बात की थी, और मैंने बोला था कि सृष्टि उत्पत्ति क्रम का हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन काफ़ी कमेंट्स आए थे कि सर आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों का जो परिचय महत्व है, किस तरीके से लिखना है, किस सीक्वेंस में लिखना है, किस तरीके से प्रॉपर वे में लिखना है, उसको हमको आप वीडियो बनाइए, तो ताकि हम सही ढंग से नंबर प्राप्त कर सकें। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना और अपने कॉलेज, अपने दोस्त, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। दोस्तों देखो, अपन जब क्वेश्चन आता है आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों का परिचय महत्व, तो अपन को लिखना क्या है। तो अपन को अभी कुछ नहीं लिखना, जो मैं समझा रहा हूँ वो समझो। पहले तो सबको ये सम दोष सम अग्नि से सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिया मन स्वस्थ इत्यादि, ये स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण आपको याद होने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जो आयुर्वेद में एडमिशन ले चुका है, आपका पास कोई ऑप्शन नहीं है, इस कोटेशन को याद होना चाहिए। ये इसका हिंदी अर्थ है जिस व्यक्ति में वात आदि जहां आता है तो वात पित्त कफ से संबंधित लिया, दो समान प्राकृतिक अवस्था में स्थित। तो शरीर में 13 तरह की अग्नियां। अब देखो है ना, इस जो है ना मौलिक सिद्धांत में, आप बीएमएस फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, चारों सालों के जो बेस प्रिंसिपल है ना, सिद्धांत है, वो उनको लाइफ टाइम काम आएंगे। वो सिद्धांत है। अगर आपको ये सिद्धांत याद हो गए ना, तो आपकी आयुर्वेद पे ऐसी पकड़ हो जाएगी, शायद ही आपको कोई हरा सके आयुर्वेद में, आपको कोई आपसे टक्कर ले सके। ठीक है। तो 13 तरह की अग्नि, 5 भूताग्नि, 7 धात्वाग्नि। कितनी अग्नि होती है देखो, सेकंड पॉइंट होता है 13 तरह की अग्नि। तो 13 तरह की अग्नि में कौन कौन सी है? 5 तो भूताग्नि है, 7 धात्वाग्नि है एवं जठराग्नि। उचित रूप से आहार पाक करते रहे। रस रक्त आदि, रस रक्त आदि मतलब रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। 7 धातुएं। उत्तरोत्तर क्रम में वृद्धि प्रक्रिया करते हुए सम हो, मतलब समान हो, साम्य अवस्था में। शरीर में अनिष्ट पदार्थों का निष्कासन उचित प्रमाणों में हो, जितने भी मल हैं जो उनका निष्कासन सही मात्रा पे होता रहे। मल क्रिया में विषमता ना हो, मतलब कोई विषमता ना ज्यादा हो ना कम हो। इन समस्त शारीरिक समक्रिया को साथ ही आत्मा, इंद्रियां और मन भी प्रसन्न हो। बहुत से पेशेंट आपने देखे होंगे वो बिल्कुल तरीके से शुद्ध है, उनका सब कुछ आहार पाचन भी ठीक हो रहा है, मल क्रिया भी सब कुछ ठीक है, अग्नि भी ठीक है, लेकिन वो दुखी रहते हैं क्योंकि उनकी आत्मा, मन और इंद्रियां चंचल होते हैं। वो जो मन के जो गुण हैं, वो आत्मा है, उनमें मतलब द्वेष भरा रहता है, तब भी दुख रहे। तो यहाँ लिखा हुआ कि आत्मा, इंद्रिया, मन भी प्रसन्न हो। प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय, मन है स्वस्थ इत्यादि, उसी को स्वस्थ बोला जाता है। आत्मा मन द्वारा विषय ग्रहण की और प्रसन्नता की अनुमति हो, उस व्यक्ति को पूर्णतः स्वस्थ कहा जाएगा। तो आपको ये कोटेशन याद लिखना है, याद भी होना चाहिए और लिखना भी है। जब क्वेश्चन आएगा कि मूलभूत सिद्धांतों का, तो ये लिखना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आरोग्य एवं स्वास्थ्य की कोई जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं आपको जो मेन है वही बताऊंगा। पुरुषार्थ चतुष्ट, ये आपको बस याद रखना कि धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है। तो इनमें क्या क्या आता है धर्म में?
दैनिक जीवन में समाज के व्यक्तियों के साथ परिवार और राष्ट्र में समाज के व्यक्तियों का जो कर्तव्य है वह पूरा करना ही धर्म है। मतलब अपना स्टूडेंट है, अपना धर्म क्या है? स्टडी करना, नियमों का पालन करना, माता पिता की सेवा करना, ये धर्म है। जो मतलब सैनिक का धर्म क्या है? देश की रक्षा करना। जिस व्यक्ति का जो धर्म है, किसान का धर्म क्या है? अनाज पैदा करना, वो धर्म है। ठीक है। अर्थ, समाज में जीवन यापन करने के लिए अर्थ और प्रयोजन मतलब धन, पैसा अर्जन करना, पैसा कमाना भी आवश्यक है, चाहे व्यापार से हो, सेवा से हो या अन्य किसी माध्यम से। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को हानि पहुंचा के धन अर्जन करना, ये अर्थ नहीं है, क्योंकि वो नुकसानदायक में चल जाएगा। किसी की हानि ना पहुंचे और दोनों को लाभ होते हुए, जैसे अपन पीएमटी में स्टडी करते हुए सहजीवी संबंध पढ़ते थे ना, दोनों को फायदा होते हुए जो धनोपजन जो फायदा होता है उसको अर्थ मतलब। ठीक है। काम, काम का अर्थ है अपनी इच्छाओं की पूर्ति। वह स्त्री सुख के स्वस्थ जीवन के लिए जिन जिन कामनाओं की पूर्ति करनी होती है, चाहे हार विहार हो, आचार विहार हो, व्यवहार संबंधी हो या अन्य सभी स्वास्थ्य पर आधारित है। अतः जो व्यक्ति अपनी क्रम से दोनों ऐषणाओं की पूर्ति समय पर स्वस्थ रहते हुए करते हैं, आगे बढ़ने पर चिंता मुक्त हो जाने से व्यक्ति मोक्ष के मार्ग पर शीघ्र ही अग्रसर हो जाता है। यहाँ काम से ओनली वही सेक्स वाली बात नहीं है, यहाँ पे काम से जो इच्छाएं, अपने मन की इच्छाएं जो जरूरी हो, आवश्यक हो, वही इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है। मोक्ष, अतः आयुर्वेद पुरुषार्थ चतुष्ट की पूर्ति करने वाला है। जो व्यक्ति समय पर अपनी दोनों ऐषणाओं की प्राप्ति कर लेता है, जितनी भी ऐषणाएं हैं उनकी पूर्ति कर लेता है, तो मोक्ष को प्राप्त होता है। ये आपको याद रखना है, इसमें क्या क्या आता है आपको याद होना। जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना है कि जब से क्वेश्चन आया आयुर्वेद का प्रयोजन लिखना है। जैसे मौलिक सिद्धांत का क्वेश्चन आया कि मौलिक सिद्धांतों को समझें, तो आपको पहली हेडिंग लिखनी है कि आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांतों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आयुर्वेद का मुख्य प्रयोजन है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोग को दूर करना। इन दोनों से प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत निम्न है। फिर आप उसमें स्वास्थ्य की परिभाषा, चतुर्थ पुरुषार्थ, आगे आपको डिटेल में बताऊंगा, तो लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। आयुर्वेद का प्रयोजन इसमें काफी कुछ बता रखा है। यहाँ पे है सैद्धांतिक प्रयोजन, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर से विकार प्रशमनम च, स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा, रोगी के रोग की निवृत्ति और धातु साम्य प्रक्रिया। यही दो मुख्यतः दो ही है, स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा और रोगी के रोग की निवृत्ति। धातु साम्य जब हो जाएगा, मतलब जब रोग होते हैं तो धातु असाम्य होते हैं, जब रोगी के रोग की निवृत्ति करोगे तो धातु साम्य ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। आयुर्वेद चिकित्सा का दृष्टांत कोई जरूरी नहीं है, लोक सम्मत पुरुष। आयुर्वेद के अंग, ये आपको याद होने चाहिए। आयुर्वेद के अंग, ये मतलब बेसिक सिद्धांत है आयुर्वेद के, जो अपन स्टडी में कर रहे हैं। ये आपको अभी ज्ञान दे रहा हूं मैं, एग्जाम में आपको क्या लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, कि किस तरीके से आपको एग्जाम का आंसर देना है। विभिन्न संहिताओं के अवलोकन क्या था कि आयुर्वेद 8 अंगों वाला, काय वाल ग्रह ऊर्ध्वांग सल दृष्टा जरा वृष्टांग अष्टावांगनी दशा चिकित्सा येसु संस्कृता। काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, ग्रह चिकित्सा, ऊर्ध्वांग चिकित्सा, सल चिकित्सा, दृष्टा चिकित्सा, जरा चिकित्सा और बाजीगर चिकित्सा। अब बहुत से स्टूडेंटों को पता ही नहीं होता कि काल में क्या आता है, बाल में क्या आता है, ग्रह में क्या आता है, ऊर्ध्वांग चिकित्सा में क्या आता है, तो इसकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो इस वीडियो का मतलब यही है कि आयुर्वेद की जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो मतलब गुड आयुर्वेद का जो मतलब रहस्य है, वो आपको समझाना। काय चिकित्सा, सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक विकारों को दूर करने के लिए स्वास्थ्य रक्षा के नियमों का इसमें वर्णन किया गया। तो आपको बस ये याद रखना है कि शारीरिक और मानसिक मतलब एक जर्नल फिजिशियन को हम काय चिकित्सा के अंदर गिनते हैं। फिर है बाल तंत्र, कौमार व्रत, बालकों के जन्म से बाल्यावस्था तक 0 से 16 वर्ष तक के जो भी मतलब डिजीज होते हैं बालकों में, पीडियाट्रिक्स, तो हमको कौमार व्रत बोलते हैं। तो ये मतलब बेसिक प्रिंसिपल है, यहाँ पे आपको ज्ञान मिलेगा कि कौन सी सब्जेक्ट में कौन से मतलब अंग में कौन सी सब्जेक्ट का वर्णन है। गृह तंत्र, भूत विद्या, अब बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि अभी बीएचयू में काफी रिसर्च हुई थी भूत विद्या में कि ये इसको हमने खो दिया, इसको नष्ट कर दिया। तो गृह एवं भूत चिकित्सा में आगुंतक व्याधि शमनों के उपाय का वर्णन दिया है, मतलब आगुंतक व्याधि। इस अंग में बताई गई वेदियां देवीय एवं आसुरी प्रकोप से होती हैं। भूत नाम से वैदिक विवरण से स्पष्ट किया, अति सूक्ष्म एवं आंखों से दिखाई नहीं देते तथा व्यक्ति पर आक्रमण करके उन्हें रोगग्रस्त करते हैं। जैसे कि आप देखो आयुर्वेद में बताया कि भूत, आसुरी, यह विवरण आधुनिक जीवाणु विज्ञान का ही रूप प्रतीत होता है। मतलब जो आंखों से जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, ये जितनी भी डिजीज है जो आंखों से नहीं दिखाई देती और बाहरी कारणों से होती हैं, मतलब आर से न हो गए, बाहरी कारणों से हो गई थी, किसी मतलब बैक्टीरिया का हमला हो गया, विषाणु का हमला हो गया,
या फिर किसी भूत के प्रकोप में या सूर्य प्रकोप में आ गए तो उसको ग्रह तंत्र मतलब भूत विद्या के अंतर्गत समाहित किया गया है। मैं आपको एक बेसिक नॉलेज बता रहा हूँ। ऊर्ध्वांग सालाक के तंत्र, शरीर के 3 मुख्य भाग हैं, हाथ पांव, धड़ एवं सिर। सिर को श्रेष्ठ एवं प्रधान बताया गया है क्योंकि ज्ञान ग्रहण करने वाली इंद्रियों का यही प्रमुख स्थान है तथा मस्तिष्क में इसी में स्थित है। अतः कान नाक एवं गले, अतः कान नाक गले की विकृतियों को दूर करने का उपाय इस अंग में विवरण में दिया गया। मतलब सालक्य में ENT वाले प्रोसेस किए जाते हैं। शल्य तंत्र, सर्जरी चिकित्सा, काय चिकित्सा के समान भी चिकित्सा का प्रमुख अंग है। आयुर्वेद में 2 प्रकार की 2 परंपरा का विवरण प्राप्त है, जिसमें प्रथम काय चिकित्सा संप्रदाय, आत्रेय परंपरा, वेरी इंपॉर्टेंट। आत्रेय परंपरा किसमें आती है? काय चिकित्सा। तथा दूसरा है शल्य चिकित्सा का धन्वंतरी परंपरा। तो जो शल्य चिकित्सा है ना वो धन्वंतरी परंपरा के अंतर्गत आता है। आयुर्वेद जितना ही महत्व काय चिकित्सा का है उतना ही शल्य क्रम में धन्वंतरी संप्रदाय का है। शरीर के विभिन्न भागों में उत्पन्न होने वाले रोगों को जहाँ संशोधन एवं संशमन चिकित्सा द्वारा उपचार सम्मान नहीं होता। मतलब संशोधन एक तरीके से संशोधन ये पंचकर्म क्रिया द्वारा संशोधन है ना, और एक होता है संशमन मतलब शरीर के अंदर रोग को समाप्त करना। इन दोनों द्वारा जब रोग शांत नहीं होता तो शल्य चिकित्सा की जाती है। शल्य के बारे में समझ गए। अब आता है अगत तंत्र, विष विज्ञान। नाना विध प्राणियों में बहुत से विषैले भी होते हैं जिनमें दंश काटने द्वारा शारीरिक अंग प्रभावित होते हैं। मतलब जितने भी जहरीले जीव जंतु हैं उनके काटने पर जो चिकित्सा की जाती है वो अगत तंत्र मतलब विष विज्ञान के अंतर्गत आती है। ओके, अब जरा तंत्र वेरी इंपॉर्टेंट है। जरा नाम है वृद्धापन का, अतः शीघ्र वृद्धावस्था प्राप्त न हो इसके लिए परिहार एवं वस्तुओं का इस अंग में विवरण दिया गया है। ऐसे चिकित्सा करना जो व्यक्ति मतलब लेट तक शुद्ध आहार पार, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, मतलब शुद्ध दैनिक जीवन में होने वाली क्रियाओं, किसका सेवन करना है, च्यवनप्राश का सेवन करना है, मतलब वृद्धावस्था को रोके सके, मतलब जो देरी से बुढ़ापा लाए, ऐसे व्यवस्था अर्थात स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए जिस उपाय द्वारा शीघ्र आने वाली आई हुई वृद्धावस्था को दूर किया जाए एवं शरीर में शक्ति उत्पन्न की जाए वह रसायन तंत्र है। मतलब ऐसे रसायनों का सेवन बताया गया है इसमें इस चिकित्सा के द्वारा, जिससे वृद्धावस्था और शरीर वृद्धावस्था दूर होती है और शरीर ऊर्जावान महसूस करता है। अगली है बाजीगण तंत्र। प्रकृति पुरुष का संयोगी सृष्टि का मूल स्रोत माना गया। संसार में संतान उत्पत्ति का क्रम नर नारी के संयोग पर आधारित है। इस अंग का शास्त्रीय स्वरूप प्रकार है। बाजीगण तंत्र नाम अल्पदुष्टि क्षीणम विशुष्क, ये इसका बताया गया है। इसकी कोई जरूरत नहीं, याद हो तो हो, नहीं कोई जरूरत नहीं। यह वह अंग है जिसमें अल्प शुक्र के मतलब जो जिस व्यक्ति में, जिस महिला में मतलब पुरुष उत्पत्ति नहीं, मतलब संतान उत्पत्ति नहीं हो रही, संतर्पण का, दुष्ट शुक्र के शोधन का, क्षीण शुक्र की वृद्धि का, विशुद्ध शुक्र की उत्पत्ति के उपाय बताए गए। मतलब जो गायनी से संबंधित, एक तो गायनी में होती है कि स्त्री रोग विज्ञान जिसमें बहुत से महिलाएं बच्चे पैदा करने में असमर्थ होती हैं, बहुत से पुरुष के शुक्राणुओं में कमी होती है, तो इन सब व्याधियों का जिस चिकित्सा में तंत्र होता है उसे बाजीगण तंत्र कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये 8 है। मुक्तः अब इनका वर्णन दिया गया, मैं आपको एक शॉर्ट में बताया था। अब आता अपन मेन टॉपिक पे, आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों का विवेचन। यहाँ पे तो अपन ने जो मेन थे आपको ये याद होने चाहिए थे BMS फर्स्ट के हिसाब से कि 8 अंग हैं, पुरुषार्थ क्या है, स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा क्या है, ये बताया। अब आता है आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों का। तो आयुर्वेद का देखो आपको यहाँ से आयुर्वेद के संपूर्ण रूप से दार्शनिक भावों की अभिव्यक्ति आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों में पंच महाभूत, सप्त पदार्थ। पंच महाभूत में कितने हैं? अब देखो ये है ना, मतलब आयुर्वेद का निचोड़ है, बेस है। पंच महाभूत कितने हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। सप्त पदार्थ कितने हैं? द्रव, गुण, क्रम, सामान्य, विशेष, समवाय। कारण कार्य द्रव करने वाला दर्शन है। त्रिसूत्र, त्रिदंड, त्रिगुण, तत्व त्रय, वैद्य त्रय, त्रिदोष, 3 ऐषणाएं, उपस्तंभ त्रय, बल त्रय, आयतन त्रय, रोग त्रय, त्रय रोग मार्ग, औसत त्रय, औसत त्रय, ऋतु त्रय, चर्या त्रय एवं प्रमाण त्रय आदि प्रसिद्ध है। इन पर विचार आगे क्रमशः है। तो जितना भी जब क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना है कि आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों कि में निम्न सिद्धांत दिए गए, तो आपको लिखना है कि त्रिसूत्र, त्रिदंड, एक एक के बारे में लिखना है। जितने देखो त्रिसूत्र, त्रिदंड, त्रिगुण, तत्व त्रय, वैद्य त्रय, जितने भी ये हैं, जितने भी आपको याद रहते हैं उस समय वो आपको लिखना है। मैं आपको एक एक के बारे में बताता रहूंगा। त्रिसूत्र, हेतुलिंग औषधम ज्ञान स्वस्थ आतुर प्राणायाम, त्रिसूत्र शाश्वतम पुण्यम पुवेद पितामह। ये आपको याद होना चाहिए। याद हो जाए तो अच्छी बात है,
बीएमएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, लेकिन सेकंड ईयर में आपको याद करना ही पड़ेगा। अब कौन कौन से हैं, त्रिसूत्र में क्या क्या आता है? हेतु मतलब निदान, किस वजह से रोग हो रहा है। लिंग, फिर उस रोग को होने के बाद लक्षण क्या हो रहे हैं। फिर औषध ज्ञान, मतलब अब ये रोग हो गया तो औषध क्या देनी है। तो त्रिसूत्र में आता है हेतु, लिंग, औषध। हेतु का मतलब होता है कि किस वजह से, मतलब कोई व्यक्ति को अस्थमा हो रहा है, किस वजह से हो रहा है अस्थमा? सिगरेट पीने से हो रहा है, कण मतलब छोटे छोटे पार्टिकल की वजह से हो रहा है, तो वो निदान है। फिर लिंग, लक्षण क्या हुआ है कि दम घुट रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो औषध क्या है कि या तो निदान परिवर्जन कर दो या फिर कोई ऐसी औषध दो जो शरीर में उत्पन्न होने वाले लक्षणों को कम करे। अब आता है कि हेतु सूत्र, रोगों के कारण को हेतु कहा जाता है। मतलब रोगों के कारण मतलब एक तरीके से निदान, किस वजह से रोग हो रहा है उसको हेतु सूत्र कहता है। यहाँ प्रथम ज्ञान होना आवश्यक, किन किन कारणों से उत्पन्न हुआ है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि रोग किन किन कारणों से उत्पन्न हुआ है। लिंग सूत्र, लिंग का लक्षण चिन्ह कहा जाता है। अब देखो आप डिटेल में बात कर रहे हैं, लक्षणों द्वारा रोग का ज्ञान होता है, व्याधि जानने के समस्त उपाय को लिंग कहा जाता है। अब आता है औषध, चिकित्सा कार्य में औषध प्रयोग द्वारा शरीर भावों को समस्थिति कहते हैं। औषध अपने विभिन्न गुण धर्म एवं प्रभाव से अनेक रोगों को समन करती है। औषध के प्रयोग से चिकित्सा, व्याधि हर पथ साधन, औषध प्रशमन, प्रकृति स्थापन, हित आदि नाप यदि रोग निवारण गुण व्यक्त करते हैं। अब आता है त्रिदंड, क्वेश्चन आएगा 2 नंबर से, जब त्रिदंड से आप क्या समझते हैं, और जब बड़ा क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना है। त्रिदंड में आते हैं आपको सत्व, आत्मा, शरीर। आपको बस शॉर्ट बता रहा हूं, त्रिदंड में आता है सत्व, आत्मा, शरीर। तत्व त्रय में आते हैं अव्यक्त, महान, अहंकार। आप लिख सकते हो कि त्रिदंड में आते हैं सत्व, आत्मा, शरीर। तत्व त्रय में आते हैं अव्यक्त, जो मतलब अव्यक्त जिसका कोई व्यक्त नहीं है, मतलब अव्यक्त कुछ भी नहीं है, ओनली अव्यक्त है, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। महान, अहंकार। त्रिगुण कौन कौन से हैं? अव्यक्त त्रिगुणित होता है, किंतु विकास में अहंकार के से तीनों गुणों की प्रत्येक अभिव्यक्ति हो जाती है। अतः राजस अहंकार रूप में प्रत्येक 2 का संयोग अर्थात सात्विक अहंकार के साथ राजस का संयोग होने पर एकादश इंद्रियां, व तामस अहंकार से राजस का संयोग होने पर पंचतंत्र में पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। यह संपूर्ण सृष्टि त्रिगुण में होने से सत्व, रज, तम, त्रिगुण लिख सकते हो आप, सत्व, रज और तम। जो ये थ्योरी बताई है यहाँ पे, ये सृष्टि उत्पत्ति क्रम के बारे में बताई हुई है, वो अपन बताएंगे। त्रिदोष कौन कौन से हैं? वात, पित्त, कफ। ये मुख्य सिद्धांत है, मौलिक सिद्धांत है, ये आपको लिखने हैं। आपको ये लिखना है त्रिदोष, वात, पित्त, कफ, त्रिगुण, सत्व, रज, तम, तत्वत्रय, अव्यक्त, महान, अहंकार। कोई जरूर नहीं है, आपको इनको डिटेल में लिखो। ऐषणाएं कौन सी है? 3, प्राणेषणा, धनेषणा, परलोकेषणा। काफी है, इतना कुछ कर लोगे। उपस्तंभ त्रय, अष्टांग हृदय के उपस्तंभ में आपको बताया कि आहार, स्वपन और ब्रह्मचर्य, ये 3 उपस्तंभ है, आहार, स्वपन और ब्रह्मचर्य। 3 बल हैं, सहज, कालज, युक्ति। सहज यानी जन्म, सहज यानी होता है बल जन्म से ही, और मन और शरीर के अनुसार स्वाभाविक रूप से होता है। कालज बल होता है कि बल समय के अनुसार उत्पन्न होता है, जैसे कि बाल अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था का। और युक्तिकृत बल होता है उत्तम रसायन और आहार विहार और औसत से बढ़ाया जाता है। बहुत से छात्र करते हैं कि भाई जिम कर रहे हैं, अच्छा खाना खा पी रहे हैं, तो वो क्या है कि अच्छी मसल्स बनाते हैं, वो एक युक्तिकृत बल में आता है। त्रिविध रोग आयतन, रोग उत्पत्ति में 3 प्रमुख कारणों का माने जाते हैं, काल, अर्थ और कर्म। इनके हीन योग, मिथ्या योग तथा अति योग से रोग होते हैं। यथा इंद्रियों द्वारा जिन विषयों को ग्रहण किया जाता है वे इंद्रियार्थ कहलाते हैं। अतः इंद्रियों का अपने अपने विषयों के साथ अधिक मात्रा में संयोग करना अति योग कहलाता है, यह आप सभी को पता है। इंद्रियों का अपने विषयों के साथ अल्प संयोग या संयोग न होना हीन योग कहलाता है। वह अप्रिय विषयों में इंद्रियों का संयोग होना मिथ्या योग कहलाता है। इसी प्रकार ऋतुओं के अर्थ में कर्म के अति योग। तो ये 3 है, त्रिविध रोग आयतन। त्रिविध रोग आयतन जब क्वेश्चन आता है 5 नंबर में आ सकता है, 2 नंबर में आ सकता है, और जब बड़ा क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना ही है काल, अर्थ, कर्म। तो काल क्या है कि हीन योग, मिथ्या योग, अति योग। अर्थ का क्या है? हीन योग, मिथ्या योग, अति योग।
क्रम का क्या है, हीन योग, अति योग, मिथ्या योग, इन तीनों के साथ लगाना है। हीन का तो यह कि कुछ होता ही नहीं, जैसे कि गर्मी पड़ रही है तो ये होता है ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो अति योग, कम पड़ रही है तो हीन योग, मतलब गर्मी के समय में ज्यादा बरसात हो रही हो या सर्दी पड़ रही हो तो वह मिथ्या योग। ठीक है। त्रिविध रोग, तीन प्रकार के रोग होते हैं, निज, आगुंतक, मानस। निज तो अपने शरीर में पैदा होते हैं, आगुंतक विषाणु, बैक्टीरिया, देव प्रकृति के कारण उत्पन्न होते हैं, मानस मन के कारण की मतलब द्वेष प्रकृति के कारण, मानस रोग भी तो होते हैं ना। तीन रोग मार्ग कौन कौन से हैं, ये मतलब ऐसे ऐसे सिद्धांत हैं आपको लाइफ टाइम काम देंगे। कोष्ठ, शाखा, मर्म, स्थितियां, तीन रोग मार्ग हैं कि रोग किस मार्ग मार्ग से होकर नमन करते हैं, तो कोष्ठ है, शाखा है, मर्म है। औषध रूप चिकित्सा, औषध चिकित्सा तीन प्रकार की होती है, देव व्यापस्त्रय, युक्ति व्यापस्त्रय और सत्वाजय। अब देखो इनमें मंत्र, मणि धारण, देव पूजन, उपवास, व्रत, हवन आदि देव व्यापस्त्रय। बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि भाई व्रत कर ले तेरी बीमारी हो जाते हैं, मतलब बहुत से गांव में सुना होगा आपने। और जिनमें हार विहार व औषध द्रव्य का युक्ति प्रयोग किया जाता है वह युक्ति प्राश है। मतलब अब डॉक्टर के पास जाओगे आप, ठीक है, तो आपको बताइए ये खाना है, ये पीना है, ये ऐसे रहना है, ऐसे करना है, और आपको औषध देगा, तो वह युक्ति व्यापस। और सत्वापजय क्या है कि मानस रोगों की शांति के लिए मनोनिग्रह, इंद्रिय नियंत्रण, अहित अर्थों को हटाना सत्व चिकित्सा है। अवस्था त्रय, तीन अवस्थाएं होती है, बाल अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था। ऋतुवच्चय, ग्रीष्म, वर्षा, शरद। सामान्यतः वर्ष को मुख्यतः तीन ऋतुओं में विभाजित किया है, ग्रीष्म, वर्षा, शरद। इन दोषों में संचय, प्रकोप, समन का ज्ञान होता है। आयुर्वेद में देश की प्रमुख 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया, लेकिन मुख्यतः तीन ऋतुओं की जब बात आती है, जब ऋतु त्रय की बात करें, ग्रीष्म, वर्षा और शरद की लिखना आपको, लेकिन ऋतुएं 6 होती हैं, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। ठीक है। प्रमाण त्रय, तीन प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान, आपदोपदेश। ये एक ऐसा वीडियो है, अगर आपको ये सारे सिद्धांत याद हो गए मुंह जबान जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, नाम भी याद हो गए, तो आपकी मतलब नैया पार है आयुर्वेद का, आप बिल्कुल क्लियर। तीन तरह के वैद्य होते हैं, प्रणवासिर, रोगाभिसर और सिद्ध साधित। ठीक है। रोग प्रकार त्रय, आदि बल, विशेष रूप से रोगों का प्रकार आध्यात्मिक, अधिभौतिक, तीन प्रकार के होते हैं। आदि बल प्रवर्त, जन्म जल प्रवर्त, दोष बल प्रवर्त। अधिभौतिकी ये तीन प्रकार के होते हैं, काल बल प्रवर्त, देव बल प्रवर्त और स्वभाव बल प्रवर्त। यहां पे देखो ये सारणी दी हुई है, आपको इतना इसको ट्रीटमेंट नहीं लेना, आपको जब ये पैथोलॉजी स्टडी करोगे सेकेंड ईयर में तो आपको समझ में आ जाएगा। पुनः रोग तीन प्रकार के होते हैं, दोषों से उत्पन्न, पूर्वजन्म का तो रोग हो गए, ये मतलब अलग अलग साइंटिस्ट मतलब अलग अलग आचार्यों ने बताया, लेकिन आपको ये याद रखना है कि मुख्यतः रोग दो प्रकार के होते हैं, सामान्य और नानात्मक। वातज, पित्तज, कपज, वात कपज मतलब इस जितने भी वात पित्त दोषों के कारण होते हैं वो होते हैं वातज, पित्तज, कपज, वात कपज, वात पित्तज, पित्तज कपज और सन्निपातज, ये सामान्य। और नानात्मक, नानात्मक रोग किसको कहते हैं, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एक ही दोष से उत्पन्न रोग, एक ही दोष से उत्पन्न रोग, वात विकार से 80 होते हैं, उनको नानात्मक मतलब जिसमें दूसरे दोष का कोई योगदान नहीं होता। तो वात से होने वाले होते हैं 80, पित्त से होते हैं 40 और कफ से होते हैं 20। और ये सारणी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सामान्य रोग तीन प्रकार के होते हैं, आगुंतक, शारीरिक दोष, मानसिक और स्वाभाविक। तो साध्य असाध्य से, साध्य और असाध्य से, साध्य दोष, असाध्य दोष। साध्य दो प्रकार के होते हैं, सुख साध्य और कृत साध्य। और असाध्य दो प्रकार के होते हैं, याप और प्रत्यारेक। आपने अगर मेरा फर्स्ट ईयर वाला चैप्टर देखा होगा अष्टांग हृदय का फर्स्ट चैप्टर का, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, मैंने अच्छी तरीके से समझाया हुआ है वहां पे। भेषज यानी औषध के भेषज, चिकित्सा चतुष्पाद, ये आपको याद होना चाहिए कि भाई वैद्य, औषधि, परिचारक और रोगी, ये सब आपको लिखना है। मतलब जितने भी यहां तक की बात कर रहे हैं अपन, चिकित्सा चतुष्पाद,
तक के जितने सिद्धांत मैंने आपको बताए हैं वो सब आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों में आपको लिखना है। इतना सब लिखने के बाद आपको जब जितने भी नंबर हैं आपको फुल नंबर मिलेंगे। तो मैंने काफ़ी स्टूडेंट का प्रॉब्लम सोल्व की कि क्या लिखना है आपको, क्या नहीं लिखना है आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों में। तो अब हम बात करेंगे कि देखो आयुर्वेद हो गया, आयु हो गया, आयु के भेद हो गए, सिद्धांत हो गया, सिद्धांतों के भेद हो गए, आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत हो गए, और आयुर्वेद का जो बेसिक था उस फंडामेंटल वो अपने क्लियर कर लिया। अब हम बात करेंगे अगला चैप्टर दर्शन। दर्शन के बाद में हम करेंगे द्रव। तो दर्शन का हम जल्दी से वीडियो बनाएंगे, आई होप आपको पसंद आया होगा। दर्शन की मैं कोशिश करूंगा बोर्ड पे ही वीडियो बनाऊं, तो क्योंकि ये वीडियो पीडीएफ में काफ़ी इसलिए बताया कि लेंथी वीडियो बनाया है इसलिए। तो मैं कोशिश करूंगा, आप कमेंट में बताना कि बोर्ड पे बनाऊं या फिर पीडीएफ से समझाऊं। थैंक यू।